Welcome back guys, let us discuss 21st question of exercise miscellaneous. Find the equation of the line which is equidistant from the parallel lines. ये दो लाइंस गिवन है, दे आर पैरेलल और हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दोनों लाइन से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है. ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइंस मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, एक रफ स्केच बना लेता हूँ. एक लाइन ये है और एक लाइन हमें गिवन ये है. हमें एक ऐसी लाइन निकालनी है जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है. तो ध्यान रखिए, वो लाइन ऐसी नहीं हो सकती कि वो दोनों को इंटरसेक्ट करे, क्योंकि उस केस में क्या हमें ये नहीं पता हम कौन से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं. ध्यान रखिए, कभी भी लाइन के बीच का डिस्टेंस गिवन होता है तो दोनों लाइंस पैरेलल ही होती हैं, नहीं तो हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते. क्योंकि देखिए, सपोज अगर इस लाइन और इस ब्लू लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालूं तो यहाँ पे तो ये कट कर रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 0 है. इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कुछ और है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कुछ और है, तो हम डिस्टेंस डिफाइन ही नहीं कर सकते. तो जो लाइन है जो इन दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट है, दैट मस्ट बी ए लाइन पैरेलल टू बोथ द लाइन्स. और वो लाइन कहाँ होनी चाहिए, इन दोनों लाइन के बीच में कहीं होनी चाहिए. ठीक है, अगर इस तरफ होगी वो लाइन तो इससे डिस्टेंस कम होगा, दूसरे से डिस्टेंस ज़्यादा होगा. और इस तरफ होगी तो इससे डिस्टेंस कम होगा, दूसरे से डिस्टेंस ज़्यादा होगा. तो एक लाइन होगी, इन दोनों लाइंस के एग्जैक्टली बीच में एक लाइन होगी. उस केस में क्या होगा, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा और इस लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हमें पता लगती है. अब देखिए, अब होता है क्या है, जो पैरेलल लाइंस होती है उनकी इक्वेशंस को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि दोनों के दो पैरेलल लाइंस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई क्या है, सेम हो. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 3x और 2y है, तो मैं यहाँ पे भी 3x और 2y बना सकता हूँ. उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर लूँगा. तो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा 3x प्लस 2y माइनस 7/3. ठीक है, इसको मैंने 3 से डिवाइड करूँगा तो यही इक्वेशन आएगी. तो पैरेलल लाइंस में हमेशा ऐसा होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं. सिर्फ कांस्टेंट टर्म क्या होती है, अलग होती है. पैरेलल लाइन को पहचानने का यही तरीका होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई सेम साइन के साथ अगर सेम है, कांस्टेंट टर्म अलग है, तो उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस. तो ये जो लाइन है अब ये इन दोनों के पैरेलल है, तो इसके लिए भी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई तो सेम ही होगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म क्या होगी, अलग होगी. यहाँ पे मैंने उसको लिख लिया सी. ठीक है, तो इस तरह से पहले मैंने इन तीनों लाइंस की इक्वेशंस को लिख लिया. इसमें अब हमें ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो मुझे बेसिकली सिर्फ सी की वैल्यू निकालनी. अगर मुझे सी पता लग जाएगा तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. अब मैं यूज करता हूं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला. ठीक है, अगर डिस्टेंस डी डिफाइन किया हमने बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू. ध्यान रखिए, यहाँ पे ए और बी सेम होना चाहिए, तो डिस्टेंस होता है सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मोड. एक चीज ये ध्यान रखने वाली है कि जब पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई दोनों लाइंस में सेम होने चाहिए, और जो कांस्टेंट टर्म है जिनका डिफरेंस हम लिखते हैं वो इक्वल टू के या तो लेफ्ट में होनी चाहिए या इक्वल टू के राइट में, लेकिन दोनों एक ही तरफ होनी चाहिए. यहाँ पे इक्वल टू के मैंने दोनों लेफ्ट में लिखा है C1 और C2, आप इक्वल टू के दोनों राइट में भी लिख सकते हैं C1 और C2. उस केस में भी यही फॉर्मूला होता है. ऐसा नहीं लिख सकते कि C1 तो लेफ्ट इक्वल टू के लेफ्ट में है और C2 इक्वल टू के राइट में, तो उस केस में ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, तो जब मैंने इनको बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो देखिए मैंने C को यहीं लिखा है और 6 को भी यहीं लिखा है. जब इनके बीच का डिस्टेंस लिखूंगा तो मैं C माइनस 6 करूंगा. अगर मैं इसको इक्वल टू C लिख देता तो मैं C माइनस 6 नहीं कर सकता, तो मेरा आंसर गलत आएगा. ठीक है, वो कैलकुलेशन आप गलत करेंगे. ठीक है, आंसर जो आएगा फाइनल लाइन की इक्वेशन गलत आ जाएगी. ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. और यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई तो मैंने पहले ही सेम बना लिए थे, तो इसके लिए मुझे टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी. अब मैं फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ. इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस डी का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो आएगा कोफिशिएंट्स का जो कांस्टेंट टर्म है उनका डिफरेंस C माइनस 6 और x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का रूट. तो ये आ गया डिस्टेंस डी. अब इन दोनों के बीच के लिए करेंगे तो C माइनस ऑफ माइनस 7/3. ध्यान रखिए, ये जो कांस्टेंट टर्म लेते हैं विद साइन लेते हैं, साइन के साथ यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की वैल्यू पुट करनी होती है. अब ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी. अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और इससे हमें निकालनी है C की वैल्यू. C की वैल्यू आ जाएगी तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है. ठीक है, अब ये इक्वेशन होगी मॉड A इक्वल टू मॉड B टाइप. तो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया, मॉड A इक्वल टू मॉड B टाइप अगर इक्वेशन होती है उसके कितने तरीके होते हैं सॉल्व करने के. देयर आर ओनली 2 वेज. एक तो तरीका होता है, पहले ये कैंसिल आउट कर देता हूँ. एक तो तरीका होता है हम लेते हैं पॉजिटिव साइन, दैट इज आवर फर्स्ट केस. इसका मतलब एक को तो एज इट इज खोल दीजिए, दूसरे मॉड के आगे लगा दीजिए पॉजिटिव साइन. अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो C और C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -6 इक्वल टू 7/3 आ रहा है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है.
इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और सेकंड केस क्या लेंगे हम, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी में ए इक्वल टू माइनस ऑफ बी। तो सेकंड केस हम लेंगे नेगेटिव साइन के साथ, तो यहाँ लिखेंगे सी माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ सी प्लस 7/3। ध्यान रखिए मॉड ए इक्वल टू मॉड बी में दो ही केस लेने पड़ते हैं, ए इक्वल टू बी या ए इक्वल टू माइनस ऑफ बी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इससे आएगा 2c इक्वल टू 6 माइनस 7/3। सी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आएगी वैल्यू 11/6। तो यहाँ से सी की ए की वैल्यू आएगी कितनी, 11/6, और वो सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, जो हमें क्वेश्चन में निकालनी है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द लाइन्स। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखिए मॉड के केस में अगर हम सॉल्व कर रहे हैं आंसर तो दो आने चाहिए, लेकिन एक आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए एक ही लाइन पॉसिबल है इन दोनों के बीच में, तो एक ही आंसर आना चाहिए और एक ही आंसर इस क्वेश्चन में आ रहा है। तो हमारे कैलकुलेशन एकदम सही की है, हमारा कॉन्सेप्ट एकदम सही है। तो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसको आप ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन काफी रिपीट होता है सीबीएसई में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोज एंड हैव अ नाइस डे।